नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। आज हम हमारा कक्षा 8 का अध्याय नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बस की यात्रा। जैसे कि इस पाठ का जो नाम है बस की यात्रा, तो आपके दिमाग में एक चित्र जो है आ रहा होगा कि शायद हो सकता है कि इस पाठ के अंदर बस की यात्रा के बारे में कुछ लेखक जो है वह कहना चाहता है। तो पाठ 3 बस की यात्रा, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। यहाँ पर जो लेखक है, अगर हम थोड़ा सा पाठ के अंदर प्रवेश करते हैं, तो आपको बता दूं कि लेखक जो है वो इस लेख के द्वारा जो लेखन किया है, इस लेख के द्वारा अपने व्यक्तिगत अनुभव का बखान करते हैं। अपना व्यक्तिगत जो उनका अनुभव है उसका बखान करते हैं, जो कि है बस की यात्रा, कि उन्होंने किस प्रकार से एक बस की यात्रा की और उनके साथ क्या-क्या हुआ। वे एक बार बस के द्वारा अपनी यात्रा करते हैं और किस तरह की परेशानियां इस यात्रा में आती है, इन सब का अनुभव इस रचना द्वारा दर्शाया गया है। अर्थात इस पाठ के अंदर कि लेखक जो है यात्रा करते हैं और यात्रा करते समय बस के अंदर जो उनको परेशानियों का अनुभव करना पड़ा, उसके बारे में अपनी रचना में बताया है। एक बार मैं अभी आपको एक संक्षिप्तीकरण में इस जो लेखक की बात है उसको बता देती हूँ। उसके बाद में हम लोग सार विश्लेषण में इसको अध्ययन करेंगे। तो देखिए, एक बार पन्ना को जा रहे थे, पन्ना कोई जगह का नाम है। वहां पर जा रहे थे तो बस बहुत ही पुरानी थी। जैसा कि जब हम इस पाठ के अंदर देखेंगे तो हमें दिखाई देगा, बस का एक चित्र दिखाई देगा। इस सफर में क्या-क्या अनुभव किया, क्या-क्या उसके साथ घटा, उसके साथ यहाँ सर्वनाम है जो कि लेखक के लिए आया है। क्या-क्या उनके साथ घटा और उन्होंने परिवहन निगम की जो बसें होती हैं, परिवहन निगम की जो बसें होती हैं, उनकी घसला हालात पर व्यंग्य किया है। घसला मतलब घसीट-घसीट कर चलना। जैसे हम गवर्नमेंट की जो रोडवेज बसें होती हैं उनमें बैठते हैं, तो वो कैसे आवाज़ करती है, उसी प्रकार से यहाँ ऐसी कुछ बातों पर हँसकर के व्यंग्य भी किया गया है। और ये भी दर्शाया गया है कि वे किस तरह से अपनी बसों की देखभाल जो है वो नहीं करते हैं और एक घसियत पद की तरह से इसे रचना को लिखा है। घसियत पद मतलब हँसते-हँसाते व्यंग्य में हँसते हुए इस पद को लिखा। जब हम इसको पढ़ते हैं तो बहुत सी घटनाएँ जो है वो हास्यपद, ऐसा लगता है कि हमें इन बातों पर हँसना चाहिए। तो ऐसी हास्यास्पद जो है घटनाएँ लगती हैं और बहुत ही जो है ये रोमांचक हो जाती है उनकी यह रचना। तो आइए हम भी साथ चलते हैं उनकी यात्रा पर और बस की यात्रा जो है हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखित, उसको हम आनंद पूर्वक जो है पढ़ते हैं। तो देखिए, हम 5 मित्रों ने तय किया कि यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि जहाँ पर हम, उनका, उनके, यह सब जो शब्द आते हैं वो संज्ञा की जगह सर्वनाम में प्रयोग हुए हैं और संज्ञा यहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए कहा गया है। तो देखो, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। सतना एक जगह का नाम है, तो जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। जब सतना के लिए हम बस में जाएँगे तो वो टाइम जो है उसका एकदम सही है कि जबलपुर जब हमें उसकी ट्रेन से मिला देती है। सुबह घर पहुँच जाएँगे, हम में से 2 को सुबह काम पर हाज़िर होना था, हाज़िर। यहाँ पे ज के नीचे नुक्ता लगा तो इसको ज़ी बोलेंगे, हाज़िर, हाज़िर होना था। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी एक शाम वाली बस से सफर नहीं करते हैं। हमें भी नुक्ता दिया है। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? एक प्रश्न बनता है कि लोग जो हैं वो क्यों मना कर रहे हैं? जो समझदार व्यक्ति है, वो किसी न किसी कारण से ही मना कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में एक प्रश्न आता है, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। डाकिन मतलब यहाँ पर हम डाकू की जो स्त्रीलिंग है उसको डाकिन नहीं बल्कि एक डराने वाली जो है उसे हम डाकिन कह सकते हैं। तो देखिए, ये जो बस है एकदम खच्चर सी है, आगे से टूटी-फूटी है, कभी भी कैसे भी हिल कर के ये नीचे गिरा सकती है। तो ऐसी जो दुर्दशा इस बस की हो रही है वो लेखक ने हमें पहले ही जो है बता दिया है। तो आगे देखिए,
बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा उमड़ पड़ी मतलब ऐसे लग रहा था कि बहुत ही दयनीय स्थिति है इस बस की और हो सकता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। खूब वयोवृद्ध थी। अब जब उस बस को देखा तो ऐसा लग रहा था कि ये जो है बुढ़ापे की तरफ जा चुकी है। मतलब इसका जिस प्रकार से व्यक्ति जब युवावस्था में होता है तो एकदम स्मार्ट सा लगता है, पर जैसे ही वो धीरे-धीरे वयोवृद्धावस्था में मतलब एक वृद्धावस्था की तरफ आता है तो थोड़ा-सा परिवर्तन आ जाता है शारीरिक रूप से। तो उसी प्रकार से इस बस की ऐसी अवस्था को देख कर के जो है वो श्रद्धा उमड़ पड़ी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। ऐसे लग रहा था कि सदियों से अनुभव है। लोग इसलिए सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। अब यहाँ पर जो लेखक है, वो हास्यास्पद भी बात कर रहे हैं कि लोग इसलिए सफ़र नहीं करना चाहते कि ऐसे लगता है कि ये जो बस है, ये तो बूढ़ी हो चली है और हम बूढ़े व्यक्ति को क्यों परेशान करें, इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी। जिस प्रकार से घर में बड़े-बुजुर्ग होते हैं, हम उनको मान-सम्मान देते हैं, उन्हें पूजनीय मानते हैं, है ना? कि उनसे लगता है कि अब इनसे काम नहीं करवाना चाहिए या इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है लेखक की स्थिति वो इसी तरीके की है। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो बस को देख कर के ये सब जो है लेखक के मन में आया और उसके बाद में जब कि बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। जो बस कंपनी के हिस्सेदार थे, वो उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, "यह बस चलती भी है?" यहाँ पर फिर हँसी, व्यंग्य, "यह बस चलती भी है?" वह बोले, "चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी।" हमने कहा, "वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है?" वह, "हाँ जी, और कैसे चलेगी?" तो ये व्यंग्य आपस में एक-दूसरे से मज़ाक के भाव से जो है आपस में लेखक और जो बस के हिस्सेदार थे, मतलब बस को चलाने वाले, जो उसमें काम करने वाले जो थे, उनके आपस में वार्तालाप हुई। गज़ब हो गया! ऐसी बस अपने आप चलती है? अब आश्चर्य होने लगा, उस बस की स्थिति को देखकर ऐसे लगने लग गया कि ये चलती भी है क्या? हम आगा-पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, "डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी।" अब यहाँ पर लेखक 2 बात कहना चाहता है। देखो, जो डॉक्टर मित्र था उसने कहा कि डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। मतलब यहाँ पे यह बात कही गई है कि एक्सपीरियंस जो होता है ना, उसमें उम्र नहीं देखी जाती। जिसको एक्सपीरियंस है तो नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। तो यहाँ पर ये भी कहा गया कि हम हो सकता है कि जो हमारे बड़े हैं उन पे हम ज़्यादा विश्वास कर लें, तो हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। ये सब आपस में व्यंग्यात्मक संवाद जो है वो उन मित्रों में चल रहा है। अब हम पाँचों मित्र थे तो हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। बस की हालत को लग रहा था कि शायद बस अब अंतिम स्थिति की तरफ ही हैं। उनकी आँखें कह रही थी, आना-जाना तो लगा ही रहता है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर। अब उन्होंने अपनी-अपनी मतलब बातों में कह दिया कि वो वहाँ पर ये दर्शा रहे हैं कि शायद हो सकता है कि कोई अकस्मात ऐसी बस में घटना हो जाए। तो वो कहते हैं कि आना-जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, चाहे राजा हो, रंक हो या फ़कीर हो। मतलब इस संसार में जो भी आया है वो जाएगा, तो उन्हें निश्चित कर दिया उन्होंने। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कूच करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसे एक लक्ष्य चाहिए, एक उद्देश्य चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। अब यहाँ पर भी व्यंग्यात्मक की बात हो गई है। इंजन को जब स्टार्ट किया तो पूरी बस जो है वो खड़-खड़ हिल चुकी थी और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। काँच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो बस की इतनी जो है हालत खस्ता हो गई थी। जैसे कि यहाँ एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें ऐसे ही जो है दोस्त आपस में बैठे हैं और ऐसा लग रहा है कि बस में सिर्फ जो है सीट ही है, काँच तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे थे। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक़्त अवश्य जवान रही होगी। अब जब बस चलने लगी तो कल्पनाएँ थी कि चलेगी, नहीं चलेगी, क्या होगा? तो वो सब तो छोड़ कर के ऐसे लगा कि वास्तव में बस जो है वो चल पड़ी है और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक़्त अवश्य जवान रही होगी। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक़्त
जब चलाया था तब तो हो सकता है कि ये जवान हो, अब बूढ़ी हो गई है। उसे ट्रेनिंग मिल मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। अब वो जहाँ पर पहले कहा कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन, यहाँ पर उसी बात को इन्होंने हँसते हुए जोड़ दिया कि हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। मतलब सीट-सीट का सहयोग नहीं था, खिड़की-खिड़की का सहयोग नहीं था, यहाँ तक कि इंजन भी अपने एरिया में कोई सहयोग नहीं कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज वो उसी आंदोलन के दौर से जो है गुजर रही है। सीट का बाड़ी से असहयोग चल रहा था। अब सीट की जो शारीरिक जो क्षमता थी या कह सकते हैं कि बॉडी मतलब शारीरिक रूप जो था, उससे उसका कोई मेल ही नहीं था। जैसे शरीर में क्या है, हाथ मुँह कुछ बोल रहा है, हाथ कुछ कर रहा है, पैर कुछ चलना किधर है, परंतु पैर जो है वो सहयोग नहीं दे रहे चलते समय और कहीं और जो है पैरों को दिमाग कहीं चलाना है पर दिमाग कहीं और चल रहा है। तो सेम वही कंडीशन जो है बस के साथ हो रही थी, ऐसा लग रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी जो है वो आगे भागी जा रही है। वही चीज़ हो गई कि दिमाग करना कुछ चाह रहा है और हो कुछ रहा है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। अब ना तो कोई ऐसा लग रहा था कि सीट को छोड़कर बॉडी भाग रही है या बॉडी को छोड़कर सीट भाग रही है। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो ये बस हास्यास्पद जो है पद हो गया कि अब ये भी नहीं पता लग रहा कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक अचानक से बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। चलो एक और काम हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था यहाँ पर जो मैं है वो सर्वनाम है और यहाँ लेखक जो है वो उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। क्योंकि जो बस की हालत थी वो तो बहुत ज्यादा जर्जर अवस्था में थी, तो ऐसा ही लग रहा था कि इंजन को निकालेंगे, गोद में रखेंगे और जैसे एक माँ जो होती है वो बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, वैसे नली से जो है इंजन को पेट्रोल पिलाएंगे। बस की रफ्तार अब 20 15-20 मील हो गई थी। मतलब हम जो है 15-20 मील जो है चल पड़े थे। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। अब जब स्थितियाँ ही ऐसी बन चुकी थी, पहले से जब वो चढ़े थे तभी से परिस्थितियाँ ऐसी थी कि विश्वास करने लायक कोई बात ही नहीं थी। तो वो लेखक कहता है कि मुझे उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है, प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। अब ये सब चीज़ें तो दिमाग में चल रही थी कि कभी भी ब्रेक भी फेल हो सकता है और इसकी जो स्टीयरिंग है वो भी टूट सकती है। परंतु बस के चलते-चलते जो प्रकृति के दृश्य थे वो बहुत लुभावने थे, अर्थात अच्छे लगने वाले थे, है ना? मन को भाने वाले थे। दोनों तरफ हरे-भरे पेड़ थे, जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। मैं निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस जो है वो गोता लगा जाएगी। तो इस प्रकार से लेखक के मन में जो बस में बैठा था, तो वो इन सब चीज़ों से क्या है, डर ही रहा था। एकाएक क्या हुआ फिर बस रुकी, ड्राइवर ने तरह-तरह की तरकीबें की। अब अचानक से एकाएक जो है वो बस रुक गई और रुकते ही क्या हुआ कि ड्राइवर ने तरह-तरह की तरकीबें की। तरकीबें मतलब योजनाएँ की, है ना? वो योजनाएँ जो है वो बना रहे थे, पर वह चली नहीं। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, शुरू हो गया था। गांधी जी ने जो अवज्ञा आंदोलन चलाया था, अब लग रहा था कि वो शुरू हो गया है। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, "बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफ़ाक की बात है।" अब कभी अपनी जो चीज़ होती है उसको हम खराब कैसे कह सकते हैं, है ना? हम तो अपनी तरफ से उसकी प्रशंसा ही करेंगे, परंतु उसमें हम क्या कहते हैं ये तो हो गया, अचानक से कुछ हो गया, ऐसा इत्तेफ़ाक था। तो जो हिस्सेदार थे कंपनी के वो कहते हैं कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफ़ाक की बात है। क्षीण चाँदनी में जो चाँदनी थी वो धीरे-धीरे कम हो रही थी। वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। दया आ रही थी, लगता जैसे कोई वृद्धा जो है वो थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी, अपने आप से हमें हीन भावना आ रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया
प्राण प्लस अंत, संधि है यहाँ पे, दीर्घ संधि, प्राणांत, प्राण प्लस अंत, अर्थात इसके प्राणों का अगर अंत हो गया, अब बस के प्राणों का अंत कैसे होगा? या तो इंजन चला गया, या कोई ब्रेक फेल हो गए, या हो सकता है कोई झील में जाके गिर गई, या किसी नदी में जाकर के गिर गई, तो है ना। तो कहते हैं कि हमें ग्लानि हो रही है, बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं, अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि जो है करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि मतलब लास्ट जो क्रियाकलाप होता है वो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो बियाबान, बियाबान मतलब किसे बोलते हैं? जैसे जंगल या कोई उजाड़ खंड, जिसे आप उजाड़ होता है ना खंड, कोई ऐसा उजाड़ खंड होता है तो उसे हम बियाबान बोलते हैं। और अंत्येष्टि मतलब जब कोई अंतिम क्रिया, अंत्येष्टि अति प्लस इष्ट, अंतिम क्रिया जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जो दाह कर्म होता है या मृत्यु कर्म होता है उसे अंत्येष्टि कर्म कहते हैं। तो बताया आपको कि चीन टांदनी में जो वृक्षों की छाया है वो बहुत दयनीय लग रही थी। तो जितना आज हमने पढ़ा उसमें हमने यह समझा कि वास्तव में लेखक जो है एक दुख के भाव में है, एक डर के भाव में है, परंतु उसने अपनी बातों को जो है वो हास्यास्पद में कहकर उन सब बातों को, जो डर था, भय था, उन सबको जो है उन्होंने एक कह सकते हैं यहाँ में उसको हम उन्होंने विसर कर दिया। ठीक है, अब आगे का जो है हम कल के हमारे अध्याय में पढ़ेंगे। जितना आज पढ़ाया गया है उसको ध्यान से पढ़िए ताकि आगे की स्टोरी हम कल पढ़ सकें। अब मैं अपने आज वाले जो टॉपिक है उसको विराम देती हूँ। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।